हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने वर्क डन पढ़ा था। सो व्हाट इज मीन बाय वर्क डन? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क डन हुआ ऐसा हम कब कहते हैं? जब एक आधे बॉडी को आप फोर्स लगाते हो और फोर्स लगाने के बाद बॉडी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होती है, तो वर्क डन हुआ ऐसा कहते हैं। आगे की टर्म हम पढ़ेंगे एनर्जी। व्हाट इज मीन बाय एनर्जी एंड व्हाट इज मीन बाय पावर। एनर्जी और पावर में क्या फर्क है और एनर्जी और पावर कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग ने स्कूल लेवल में एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी है। द कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एज अ एनर्जी। द कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एज अ एनर्जी। एक आधे बॉडी की काम करने की जो कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं एनर्जी। एक आधी बॉडी अगर दिन भर काम कर रही है और इतना काम करने के बावजूद भी वो थकती नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ, ये तो पर्सन बहुत एनर्जेटिक है। इसका मतलब कि एनर्जेटिक है का मतलब क्या है कि उसकी काम करने की कैपेसिटी बहुत सारी है, तो हम उसको बोलते हैं एनर्जेटिक। ठीक है ना? तो डेफिनेशन क्या कहती है एनर्जी की? द एबिलिटी टू डू द वर्क, द एबिलिटी टू डू द वर्क, और यू कैन से द कैपेसिटी टू डू द वर्क। The capacity to do the work is called as energy। तो ये एनर्जी जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। इसको मेजर करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसको मेजर करने के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। एनर्जी का यूनिट जो है आप लोग ने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा। एनर्जी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जूल। ठीक है, तो इसको सिंबॉलिकली आप जे कह सकते हो, और अगर यूनिट लिखना है तो JOUL जूल, या सिंबॉलिकली जे। और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट आता है अर्थ। तो फिर ये यूनिट जो होगा ये एमपीएस सिस्टम में। ये सब हम लोग मेजरमेंट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी बात निकली तो मैंने बता दिया कि एनर्जी क्या होती है। द कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एज अ एनर्जी। पर्सन की या एक आधे बॉडी की काम करने की एबिलिटी या काम करने की कैपेसिटी, इसको बोलते हैं एनर्जी। अब आती है अगली कंसेप्ट है पावर। तो पावर की डेफिनेशन देखो क्या है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज अ पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, और आइदर द रेट ऑफ वर्क डन भी कह सकते हो उसको, इज कॉल्ड एज अ पावर। इसका फॉर्मूला जो आता है पावर का, यह आता है वर्क अपॉन टाइम। ये क्या आता है? वर्क अपॉन टाइम। यूनिट देखो क्या बनता है? वर्क का यूनिट है एमपीएस सिस्टम में जूल, और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो जूल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस मीटर किलोग्राम सिस्टम बोलते हैं इसको। और सीजीएस सिस्टम में ये आएगा जूल के बदले अर्थ, और अर्थ पर सेकंड भी कह सकते हो। ठीक है, लेकिन एक और बात, पावर का एक और यूनिट मैं आपको बताती हूँ। पावर का यूनिट है 1 जूल पर सेकंड इज 1 वैट। वैट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ मेजरिंग पावर। वैट ये भी पावर मेजर करने का यूनिट है। रादर देन दिस, इससे बड़ा यूनिट अगर पावर बहुत ज्यादा हेवी पावर होगा तो वो आप एक और मल्टीपल यूनिट आता है 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर यानी HP बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो 1 हॉर्स पावर इज 746 वैट। इसके अलावा भी किलो वैट ये भी बोल सकते हो। तो 1 किलो वैट इज 1000 वैट। दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ पावर। तो ये सभी पावर की यूनिट है, बट इन जनरल हम लोग जो रेगुलर में इस्तेमाल करते हैं वो है वैट। ओके, तो ये पावर क्या है? इसकी डेफिनेशन देखो, एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ वर्क डन, और उसका अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊं तो बॉडी की काम करने का रेट, कि कितने टाइम में वो कितना वर्क करता है। ये जो आप रेशो निकालते हो कि एक आधी बॉडी काम कर रही है बट कितने टाइम में कितना काम किया, तो पर यूनिट सेकंड में कितना काम किया, ये जो आप निकालते हो बोलते हैं पावर। तो फिर फर्क ये होता है कि कई बार हम लोग एनर्जी और पावर ये ऑलमोस्ट सेम ही पकड़ लेते हैं। कैसे? इन जनरल, अभी फिजिक्स में तो नहीं पकड़ते हम लोग, बट इन जनरल रूटीन में जब हम बात करते हैं, इन जनरल रूटीन, रेगुलर रूटीन में हम हमारे फ्रेंड्स के साथ बात करते तो बोलते कि वो पर्सन देखो कितना पावरफुल है, वो जो उसकी मम्मी है बहुत ही पावरफुल है, या वो पर्सन जो है हमारे सामने है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो पावरफुल का मतलब क्या है? तो पावरफुल का मतलब ये है कि वो कम टाइम में ज़्यादा वर्क करता है, तो फिर मैं उसको बोलूँगी पावरफुल। हम क्या बोलेंगे? पावरफुल है, ये पर्सन बहुत ही पावरफुल है। इसका मतलब क्या कि वो कम टाइम में ज़्यादा काम करता है, तो बोलेंगे पावरफुल। लेकिन एनर्जेटिक और पावरफुल एक ही नहीं होता। एनर्जेटिक मतलब क्या
कि उस आदमी की काम करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो थकता नहीं है, तो इसको समझने के लिए हम बोलेंगे एनर्जेटिक। तो इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। देखो दोनों की डेफिनेशन तो आपको ध्यान में आ गई है। एनर्जी की डेफिनेशन है द कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी, एंड पावर की डेफिनेशन है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज अ पावर। अभी इन दोनों में जैसे हम लोग रूटीन में जो बात करते हैं एक दूसरे के साथ कि वो हमारे मेरे एक फ्रेंड की मम्मी है, शी इज़ वेरी एनर्जेटिक, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो उसको बोलना है कि भाई उसको ये बोलना है कि मेरे फ्रेंड की मम्मी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। क्यों? अलग अलग डिशेस बनाती है, अलग अलग मेन्यू बनाती है, अलग अलग डिशेस खिलाती है, और दिन भर वो अलग अलग। हम लोग तो डेफिनेटली जब भी अपने फ्रेंड्स को एग्जाम्पल देते हैं तो दूसरे के मम्मी लोगों का ही एग्जाम्पल देते हैं, नहीं देखो उसकी मम्मी ये बनाती वो बनाती। अभी तो फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो सबको वैरायटी ऑफ फूड जो बाहर खाने को मिलना चाहिए वो तो मिल नहीं रहा, तो डेफिनेटली घर में रिक्वायरमेंट चलती है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम लोग ये नहीं सोचते कि भाई ये वो है वॉट एवर, हम बोल मम्मी ये फरमाइश कर, मम्मी ये बनाना, आज ये बनाना है, कल ये बनाना है। मम्मी क्या है कभी कभी वो थक के रहती, बाकी के भी काम रहते, तो अपन बोलते तो बहुत ही ज़्यादा चलते, तेरी एनर्जी नहीं चलती, बोलते ज़्यादा एनर्जी है नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि वो जो है दिन भर काम करने की एबिलिटी है वो उस पर्सन के अंदर नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं लेस एनर्जेटिक। लेकिन एक आधी ऐसा भी पर्सनालिटी होती है कि जो दिन भर काम करती है, दिन भर काम करती है, स्टिल उसके चेहरे पे कोई थकवा नहीं दिखता, फ्रेश दिखती है, तो बोलते बाप रे उसकी मम्मी तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका कहने का मतलब ये है कि उसके मम्मी के अंदर या उसकी मम्मी में काम करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। शी हैज़ अ ट्रिमेंडस कैपेसिटी टू डू द वर्क, शी हैज़ अ ट्रिमेंडस कैपेसिटी टू डू द वर्क, दैट मीन्स शी इज़ एनर्जेटिक। दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जेटिक। अब आता है पावरफुल। पावरफुल किसको बोलते हैं? तो जो एनर्जेटिक होता है वो ज़रूरी नहीं कि वो पावरफुल हो। देखो ये ज़रूरी नहीं कि कोई एनर्जेटिक है तो वो पावरफुल कम पावरफुल हो या ज़्यादा पावरफुल है, इसका कोई इक्वेशन या इसका कोई आप कॉम्बिनेशन जोड़ने की कोशिश मत करो। पावरफुल ये अपने आप में अलग वर्ड है और एनर्जेटिक ये अपने आप में अलग वर्ड है। अब पावरफुल का मतलब बताती हूँ कि अगर दो लेबर है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। दो लेबर है, लेबर यानी क्या बोलते हैं उसको, मजदूर, लाइक कि वो लेबर वर्क कर रहे हैं। तो ये एक लेबर है, राइट। अब इसको यहाँ पे बहुत सारे पत्थर है ये उठाने, ट्रिमेंडस पत्थर है बहुत सारे, ये उठाने हैं। और यहाँ पे कुछ कोई एक क्या बोलते हैं गोडाउन है, इसका ये फर्स्ट फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है। उस गोडाउन में ये पत्थर लेके बैठाना है ऊपर उसको। अब ये क्या करेगा, ये लेबर, ये इतने सारे बहुत सारे हैं, आई कैन नॉट ड्रॉ दिस मच, तो ये पत्थर इतने उठा के एक 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 हेवी पत्थर एक एक उठा के, और लिफ्ट भी नहीं गोडाउन में, तो एक एक उठा के ये इधर फर्स्ट फ्लोर पे लेके जा रहे हैं पत्थर जमा कर रहे हैं। तो पता चला कि इसको ये पूरे पत्थर जितने भी थे ये यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए पूरा दिन लग गया, ठीक है, एक ही लेबर का पूरा दिन लग गया। तो दूसरा एक लेबर, दूसरे दिन हम देखा कि भाई इसको दिन लग गया, तो दूसरा लेबर लेके उठा के लेके आया। दूसरे दिन सेकेंड लेबर आया, दूसरा लेबर, उसको फिर से वैसे ही उतने ही पत्थर थे और बोला कि उसको वहीं पे चढ़ा दो फर्स्ट फ्लोर पे फिर से चढ़ा दो, ये दूसरे वाले लेबर को बोला। तो ये इसने क्या किया, वही पत्थर, उतने ही पत्थर उसी फ्लोर पे उसने सिर्फ आधे दिन में, हाफ डे, आधे दिन में चढ़ा दिए उसने। वही वो सेकंड वाला जो लेबर था उसने उतने ही पत्थर उसी जैसे वही फ्लोर पे हाफ डे, विदिन अ हाफ डे उसने उठा लिया। इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड वाला लेबर जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। अब आप बोलेंगे मैडम हाउ वी कैन कंपेयर, डेफिनेटली वी कैन कंपेयर कि जो काम पहले वाले लेबर ने करने के लिए पूरा दिन लगा दिया था और वही काम दूसरे वाले ने सिर्फ आधे दिन में किया, तो कम टाइम किसको लगा है, द सेम वर्क अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, लिसन केयरफुल नाउ, द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, बट जो पहला वाला है वो टाइम ज़्यादा ले रहा था, तो टाइम के अनुसार उसका काम करने का रेट क्या था, कम था। और दूसरा वाला जो है टाइम के अनुसार उसका काम करने का रेट क्या था, ज़्यादा था, क्योंकि वो जो काम इसने पूरे दिन में किया पहले वाले ने, वही काम दूसरे ने आधे दिन में कर दिया, तो उसका रेट डेफिनेटली ज़्यादा था। तो इसलिए सेकेंड वाला जो था वो पावरफुल था। समझ में आया? तो इस प्रकार हम लोग पावर गिनते हैं कि पावर का मतलब होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज अ पावर। इन जनरल एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे हम लोग लाइट के लिए जो बल्ब, अगर घर पे अपन जो बल्ब लाते हैं, कोई CFL ट्यूब लाते हैं या LED बल्ब लाते हैं, अभी आजकल LED लाइट्स आ रहे हैं,
तो अपन बोलते हैं कि बेटा जो भी पेरेंट बोलते हैं जा एखादे शॉप से कोई दुकान से ये इतने इतने वैट वाला बल्ब लेके आओ। तो सपोज आपको बोला है कि 40 वैट वाला बल्ब लेके आओ, 40 वैट वाला। अब 40 वैट यानी 40 जूल पर सेकंड, क्योंकि जस्ट नाउ आई टोल्ड यू व्हाट आई टोल्ड यू कि 1 वैट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। तो आपको बोला है कि 40 वैट का बल्ब लेके आओ, तो 40 वैट का बल्ब यानी कि वो 40 जूल पर सेकंड इतनी एनर्जी खर्च करेगा। बोले तो 1 सेकंड में 40 जूल इतनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, राइट, इतनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। और दूसरा वाला बल्ब जो है ना उसका पावर है 100 वैट। बोले तो ये 100 जूल एनर्जी खर्च करेगा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 100 जूल इतनी एनर्जी वो कंज्यूम यानी यूज करेगा। तो ये इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर है डेफिनेटली सेकंड वाले का। तो दिस व्हाट कि ये पावरफुल है। क्लियर हो गया? इस तरीके से यू कैन मेजर द पावर। और एनर्जी का मैंने क्या बताया था कि जिसके अंदर काम करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, बहुत काम करने के बाद भी वो थकता नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जेटिक। तो इसलिए एनर्जी की कंसेप्ट आती है द कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एज अ एनर्जी, एंड पावर का कंसेप्ट आता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज अ पावर। क्लियर हो गया ये पावर और एनर्जी का कंसेप्ट। अब अगले कंसेप्ट में हम लोग आएंगे प्रेशर। ये क्वांटिटी हमारी रह गई थी, जैसे कि हम लोग ने फोर्स सीखा, मोमेंटम सीखा, एक्सीलरेशन सीखा, फिर उसके बाद वेलोसिटी, स्पीड, लाइक दैट दिस ऑल क्वांटिटीज वी हैव डिस्कस्ड अप टिल नाउ। अब अभी जो बेसिक क्वांटिटी में रह गई अपनी प्रेशर, तो प्रेशर के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? तो सबसे पहले प्रेशर गिनते कैसे? प्रेशर तो ये आप लोग ने स्कूल में जो डेफिनेशन पढ़ी है प्रेशर की वो है द फोर्स एक्टिंग normally on a body per unit area. The force acting normally on a body per unit area is called as a pressure. यानी कोई भी बॉडी के ऊपर जो, जैसे कि ये एक आधी बॉडी है या एक आधा स्पंज का टुकड़ा है या व्हाटएवर, एक आधी कोई भी बॉडी ले लो और इसका टोटल एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, राइट, और इसको आप फोर्स लगा रहे हो 20 न्यूटन का। तो ये फोर्स आपने लगाया नॉर्मली मींस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो 20 न्यूटन इतना फोर्स आपने नॉर्मली इसको लगाया है। लेट अस कैलकुलेट हाउ मच द प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी नॉर्मली पर यूनिट एरिया। कितना फोर्स लगाया उस बॉडी के ऊपर? 20 न्यूटन, और उस बॉडी का टोटल एरिया कितना था? 10 मीटर स्क्वायर। सो 10 × 10, 10 × 20, दैट इज 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस मच इज द प्रेशर एक्टिंग ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया। तो हमेशा ध्यान से सुनना, हमेशा प्रेशर निकालते वक्त आप लोग को जो फोर्स आप लेते हो वो हमेशा नॉर्मल फोर्स ही काउंट किया जाता है। व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग अ प्रेशर, यू जस्ट कंसिडर हाउ मच इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। आया कि समझ में? परपेंडिकुलर। सपोज ऐसा होता, सुनो, अगर एक आधा फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लिसन, कि इफ द फोर्स एक्टिंग लाइक दिस, तो आपको इसके कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। जैसे कि वो आपको स्केलर्स एंड वेक्टर्स में मैं पढ़ाऊंगी कि हमेशा नॉर्मल फोर्स लेते हैं, तो नॉर्मल कैसे? तो बच्चों के दिमाग में सवाल ये आता है कि नॉर्मल फोर्स मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बरोबर है ना? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। लेकिन अगर फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट नहीं कर रहा होगा, तो इफ द फोर्स इज नॉट एक्टिंग नॉर्मली, देन हाउ विल कैलकुलेट अ नॉर्मल फोर्स? इन दैट केस फिर आपको इसका कंपोनेंट लेना पड़ता है। तो दिस इज सपोज फोर्स इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो आपको इसका नॉर्मल यानी इस सरफेस को परपेंडिकुलर एक्ट करने वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो ये आता है f cos थीटा और ये आता है f sin थीटा। तो फिर आपको f sin थीटा कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये मैं आपको स्केलर्स एंड वेक्टर्स में ये पढ़ाऊंगी कि कैसे एक आधे वेक्टर क्वांटिटी को सेपरेट किया जाता है। ये सब हम लोग स्केलर्स एंड वेक्टर्स में पढ़ाएंगे। इसलिए फिलहाल ये मैंने आपको लाइव क्लास में नहीं बताया था, क्योंकि मैं लाइव क्लास में ये सब और करने चाहूँगी तो आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा, क्योंकि स्केलर्स एंड वेक्टर्स आपको अभी हुआ नहीं है, तो इसको थोड़ा बाजू में हटा देते हैं, ठीक है ना? लेकिन हाँ, तो ये आपने ये थोड़ा सा मैंने एक क्या बोलते हैं ट्रेलर इसलिए बताया आपको, क्योंकि फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता था कि मैडम ने तो बोला तो हमेशा फोर्स नॉर्मली लेना, लेकिन अगर फोर्स नॉर्मली एक्ट नहीं कर रहा होगा तो क्या लेना? तो ऐसे सिचुएशन में आपको फोर्स को सेपरेट करना पड़ेगा अलग अलग कंपोनेंट में, और फिर वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो कि हम लोग स्केलर्स एंड वेक्टर चैप्टर में सीखेंगे कि उस कंपोनेंट को सेपरेट कैसे करना, ठीक है? उसको थोड़ा बाजू में हटा देते हैं।
तो फिर से एक बार प्रेशर के डेफिनेशन की तरफ आएंगे। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज अ प्रेशर। एक आधे बॉडी के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है वो नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय उसका टोटल एरिया कितना था, तो इसका मतलब है कि एक यूनिट एरिया के लिए कितना फोर्स एक्ट करा। अगर 10 मीटर स्क्वायर इतने एरिया के लिए 10 मीटर स्क्वायर इतने एरिया के लिए 20 न्यूटन एक्ट करता है, तो फिर 1 मीटर स्क्वायर इतने एरिया के लिए कितना करता है, ये जो हम रेशियो निकालते हैं इसको बोलते हैं प्रेशर। तो इसका यूनिट जो है प्रेशर का ये आता है यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेफिनेशन के अनुसार फॉर्मूला बनेगा और फॉर्मूला के अनुसार यूनिट बनेगा। तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एनी सिस्टम, और सीरियसली न्यूटन के बदले डाइन और मीटर स्क्वायर के बदले सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी तुम्हारा प्रेशर का यूनिट है। और उसके अलावा तुम लोग केमिस्ट्री में और जनरली प्रेशर जो मेजर करते हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको कोई काइनेटिक थ्योरी के और प्रॉब्लम होंगे, तो हम लोग प्रेशर इसके अलावा दूसरा यूनिट मेजर करते हैं पास्कल। ये भी यूनिट है प्रेशर मेजर करने का, तो उसको शॉर्ट में पा कहते हैं। तो 1 पा यानी 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।